दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आप बच्चों के लिए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कवर करा रहा हूं, जिसमें हम यूनिट 3 पर पहुंच गए हैं और यूनिट 3 में हम इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक है वो करा रहे हैं। तो ये जो कोर्स है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा उन तमाम यूनिवर्सिटी में भी यूजफुल रहेगा जहां पे सीबीसीएस लगता है। और इन्फ्लेशन वाले ये जो पूरा कोर्स है, मतलब हम अपने कोर्स के बारे में बात करें तो लगभग 40 आवर्स का ये कोर्स है, जिसमें हम आपको वीडियो कोर्स के अलावा पीडीएफ नोट्स भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी जो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व कराएंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो डाउट सेशन भी हमारे लाइव रहेगा। तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लेनी चाहिए और वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इन्फ्लेशन का मीनिंग करा दिया था। इसके अलावा इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम बात करने वाले सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। देखिए सोशल कॉस्ट क्या है, देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको भी इन्फ्लेशन से नुकसान है, मुझे भी इन्फ्लेशन से नुकसान है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम इन्फ्लेशन के इस नुकसान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला तो है परफेक्टली एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन और दूसरा है अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। तो परफेक्टली एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन क्या है उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं बच्चों। यहां समझा देता हूं आपको। देखिए मान लीजिए कि आपको लगता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन्फ्लेशन का, यू आर एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन 6%, लेकिन ये एक्सपेक्ट, जैसे मान लीजिए आप 2022 की बात कर रहे हैं, तो 2022 में अभी अप्रैल चल रहा है और मान लीजिए मुझे लगता है कि 2022 में जो इन्फ्लेशन रहेगा वो रहेगा 12%। इन्फ्लेशन रहने की उम्मीद है मुझे, तो मैं जो भी पॉलिसी बनाऊंगा, जो भी नीतियां बनाऊंगा वो इस बेस पे बनाऊंगा कि 12% इन्फ्लेशन रहेगी। अब एक्चुअल में इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इन्फ्लेशन इससे कम भी हो सकती है। हम मान के चल रहे हैं कि हमने अनुमान लगाया कि 12% इन्फ्लेशन रहेगी। इस हिसाब से आप देखोगे तो 1% पर मंथ हम मान के चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। हम सिंपल मान के चल रहे हैं कि 1% बढ़ेगी और उसको जोड़ देंगे तो 12% इन्फ्लेशन रहेगी। हालांकि आप मैथमेटिकली देखोगे तो 1% नहीं रहेगा, लेकिन हम ये मान रहे हैं सिंपल करने के लिए। अब जब 2022 का एंड हुआ, यानी कि मार्च 2023 में पता चला कि जो इन्फ्लेशन रही है एक्चुअल में वो 12% ही रही है एक्चुअल। तो इसको बोलते हैं एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, यानी कि इस केस में हम जो भी नीतियां बना रहे हैं उसका अनुमान हम बनाते समय इन्फ्लेशन को कंसिडर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं परफेक्टली एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। यानी कि परफेक्टली एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो आपने एक्चुअल में अनुमान लगाया, एक्चुअल इन्फ्लेशन उसी के साथ रही। तो देखिए इन्फ्लेशन जो है वो पॉलिटिशियन के लिए भी मतलब पॉलिटिशियन हो, आप हो, मैं हूँ, हर किसी के लिए इन्फ्लेशन खराब है। मान लीजिए सरकार कोई प्रोजेक्ट तैयार करती है और उस प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 250 करोड़ रुपए लगाया, एक साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है कि वही कॉस्ट 350 करोड़ रुपए पहुंच जाए। तो जो इन्फ्लेशन है वो सबके लिए नुकसानदेह है। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि कौन कौन से आप कह सकते हो एक तरीके से जो परफेक्टली एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, तो कौन कौन सी इन्फ्लेशन आती हैं जो परफेक्टली एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन में आती हैं। तो सबसे पहला है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है शू लेदर कॉस्ट। देखिए शू लेदर कॉस्ट क्या है, ये इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि शू लेदर कॉस्ट क्या होती है। शू लेदर कॉस्ट का देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ। एक नया पेज ले लेते हैं सिंपल तरीके से और लाइट ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ शू लेदर कॉस्ट क्या होती है। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट 12% है, ये एंटिसिपेटेड है, लेकिन फिर भी आप ये मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट 12% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट कैसे बनता है, रियल प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हाई है इसलिए डेफिनेटली आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी हाई होगा। ये हमारी इन्फ्लेशन, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन था।
इससे इसका मतलब बच्चों ये भी होता है कि अगर आप अपने पैसे को कैश रखते हो, होल्ड करते हो, तो आपको उस इंटरेस्ट रेट का नुकसान उठाना पड़ेगा जो आपको मिलता अगर आप उस पैसे को बैंक में रख दे। अगर क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा। इसका मतलब पैसे को हाथ में रखने के, जेब में रखने के लिए आपका जो इंटरेस्ट फॉरगन है वो भी ज़्यादा होगा। इसलिए आप क्या करोगे, पैसे को बैंक में डिपॉजिट करोगे। बैंक में आप क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे। एंड यू विल ट्रिप मोर, आप ज़्यादा ट्रिप लगाओगे बैंक के। यानी कि बैंक के ट्रिप ज़्यादा क्यों लगाओगे, क्योंकि हो सकता है कि आप महीने के अगर आपका इन्फ्लेशन रेट कम होता तो हो सकता है कि आप महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकाल लेते और पूरे महीने खर्च करते। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी होगा तो हो सकता है कि आप नंबर ऑफ ट्रिप बढ़ा दो, 10 ट्रिप करो, 20 ट्रिप करो, यानी कि जितनी बार आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी उतनी बार आप पैसे लेने बैंक में जाओ। तो इसी की वजह से आपको इनकन्वीनियंट होगा, लाइन में लगना पड़ेगा, हो सकता है कि बैंक आपके घर से दूर हो। तो इस सब को उन्होंने सू लेदर कॉस्ट का नाम दिया है बच्चों। ये है सारा का सारा कंसेप्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सू लेदर कॉस्ट समझ में आ गई होगी। मैं यहीं से आपको करा देता हूं। दूसरी कॉस्ट है मेन्यू कॉस्ट। देखिए मेन्यू कॉस्ट क्या है बच्चे, ध्यान से समझ लो कि जब इन्फ्लेशन होती है, देखिए इन्फ्लेशन क्या है, मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट किया है कि 12% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा और इसकी वजह से आपको कई बार लगातार, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे कैटलॉग होता है, उस कैटलॉग पे पैसा खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि यस, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि 12% इंटरेस्ट रेट रहेगा तो 12% इंटरेस्ट ही रहा, लेकिन आपको कैटलॉग बार बार बनानी पड़ेगी, आपको नए नए प्राइजेस लिखने पड़ेंगे। अगर आप मंथली बेसिस पे कर रहे हो तो आपको हर महीने का प्राइस, आपको हर महीने बढ़ा बढ़ा के प्राइस दिखाना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए 100 रुपये की कोई डिश है तो अगली बार या 1000 रुपये की है तो आपको 1010 रुपये प्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी कि इसके ऊपर जो पैसा खर्च किया गया है इसको बोल रहे हैं मेन्यू कॉस्ट। तो ये हमारी मेन्यू कॉस्ट है। इसके अलावा तीसरी कॉस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है रिलेटिव प्राइस वेरिएबिलिटी एंड मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए आप हर महीने मेन्यू कॉस्ट चेंज करते हो तो इससे अच्छा क्या होता है कि आप क्या करोगे, 12% एक साथ ही बढ़ा दोगे। यानी कि मान लीजिए 100 रुपये है कोई प्राइस, तो आप क्या करोगे, हर महीने 101 करे, या फिर 102 किया, फिर 103 किया, फिर 104 किया, फिर 105 किया, फिर 106, ऐसे करके बढ़ा रहे हो। लेकिन इस सब में आपकी जो मेन्यू कॉस्ट है वो काफ़ी हैवी आएगी। रिलेटिव प्राइस वेरिएबिलिटी का मतलब है कि आपने एकदम से 112 कर दिया। अब इस केस में यहाँ पर आपको ज़्यादा एक तरीके से पैसा मिल रहा है, जबकि जब लास्ट मंथ में जाओगे तो आपको 112 ही मिलेगा। इसकी वजह से जो एलोकेशन है वो एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। एलोकेशन एफिशिएंटली क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना आप इन्फ्लेशन है आप उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो, तो जो देने वाला है उसको भी नुकसान होगा। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के नज़रिए से माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको इनएफिशिएंसी हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इनएफिशिएंसी हो जाएगा ये, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आएंगी कि जो सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा बच्चों। इसके अलावा टैक्स लॉस डू नॉट कंसिडर इन्फ्लेशन। देखिए बात को समझिएगा बच्चों, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये भी एक तरीके की बच्चों कॉस्ट तो कॉस्ट ही है। मान लीजिए मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज़ है, और गवर्नमेंट सिंपल मान लेती है कि 25% मुझसे टैक्स लेती है। इसका मतलब है कि मेरी जो नेट बचेगा वो 7.5 लाख रुपए ही बचेगा बच्चों। अब इन्फ्लेशन क्या करती है, इन्फ्लेशन टैक्स कट कर देती है, इनकम कट कर देती है। यानी कि मान लीजिए इन्फ्लेशन 12% है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो मेरी इनकम है उसमें से 12% तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो आपके पैसे को खा जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं सिंपल तरीके से इन्फ्लेशन को 12% मान लूं, तो इसका मतलब बच्चों मेरे पास ये हुआ कि मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 8,80,000 रुपए। इसमें से भी गवर्नमेंट 25% टैक्स लेगी, लेकिन गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी तो 10 लाख रुपए के बेस पे लगाएगी, ना कि 8,80,000 रुपए के बेस पे। ये समझाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो भी टैक्स बनाने वाले लोग हैं वो टैक्स को कंसीडर नहीं करते, वो इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते। यानी कि अभी वो टैक्स 10 लाख रुपए पे लेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो मेरी एक्चुअल में इनकम बची हुई है वो 8,80,000 रुपए बची हुई है। अगला जो इन्होंने समझाने की कोशिश की गई है वो इनकन्वीनियंट। देखिए कोई भी ऐसे समाज में रहना नहीं चाहता जहां पर कीमतें लगातार बढ़ रही हों, क्योंकि हमारी जो इनकम है, आप कह सकते हैं एक तरीके से
कि जो मनी है वो एक तरीके का यार्क डिस्क है, मतलब एक तरीके से पैमाना है, और जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है आपका जो स्केल है वो छोटा हो जाएगा और अब आपको उतनी ही गुड्स खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऐसी सोसाइटी बहुत इनकन्वीनियंट होती है, लोग उसमें रहना नहीं चाहते, उसमें लोग यूज़फुल नहीं होती। तो ये सारी वजह से बच्चों आप कह सकते हो एक तरीके का कि ये एक प्रॉब्लम आती है या एक इशू आता है। इसके अलावा अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज हायर और लोअर। देखिए चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ अनएंटिसिपेटेड क्या होता है। मान लीजिए आपने 12% का एक्सपेक्ट किया, ये आपका एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल जो हुआ वो 15% भी हो सकता है और 10% भी हो सकता है। यानी कि आपकी जो पॉलिसी बनाई है वो तो आपने 12% के हिसाब से बनाई है, लेकिन आपकी पॉलिसी बनाने के बावजूद भी कुछ लोगों को फायदा और कुछ लोगों को नुकसान होगा। इसको बोलते हैं अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बच्चों ये है कि इसकी वजह से जो एग्रीमेंट्स हैं वो ठीक से नहीं बन पाते। यानी कि मोस्ट लोन एग्रीमेंट्स स्पेसिफाई अ नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के बेस पर तो बनते हैं। मान लीजिए मैंने लोन लिया, तो लोन लिया मान लीजिए मैंने 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, अब इन्फ्लेशन हो गया 25%, तो जो लोन देने वाला है उसको तो नुकसान हो गया और लोन लेने वाले को फायदा हो गया। यानी कि इसके अच्छा अगर मान लीजिए जो एक्सपेक्टेड है वो कम हुआ, लेकिन तो जो लोन देने वाला है मतलब एक्सपेक्टेड था 15%, एक्चुअल में आया 5%, तो जिसने लोन लिया है उसको नुकसान हो गया और जिसने लोन दिया है उसको फायदा हो गया। तो इसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग करना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है बच्चों। यही समझाने की कोशिश इस पूरे के पूरे पॉइंट में की गई है। यानी कि इफ इन्फ्लेशन टर्न आउट टू बी हायर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि इन्फ्लेशन जो है इफ इन्फ्लेशन टर्न आउट टू बी हायर देन एक्सपेक्टेड डेटर विंस एंड क्रेडिटर लूज, यानी कि इस केस में जो डेटर है वो विन होगा, जो क्रेडिटर है वो लूज करेगा। बिकॉज ऑफ डेटर रिपे द लोन विद द लेस वैल्यूएबल रुपीज। ठीक है, तो बच्चों ये सारी की सारी बात है। इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इफ एक्चुअल इन्फ्लेशन इज मोर देन एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन रेट, इट हर्ट इंडिविजुअल फिक्स पेंशंस, इट कैन वाइप अप दी परचेजिंग पावर ऑफ लाइफ टाइम सेविंग। बच्चों ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि देखिए इन्फ्लेशन की वजह से जो फिक्स इनकम ग्रुप है, जो पेंशन पर बेस्ड है, सैलरी पर बेस्ड है, उसको बहुत नुकसान होता है। और ख़ास तौर पे उसको नुकसान, क्योंकि एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन अगर होती है तो उसको कंसिडर कर लिया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, लेकिन जब अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन होगी तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है बच्चों। जैसा कि अब आप देख पा रहे हो महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और इस सब का लिए जो हार्डकोर मनी है, लोगों का पास जो पैसा है वो धीरे धीरे घटने का काम करेगा बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से आपको बेसिकली सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, अगली वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे आप बच्चों के लिए, और आपका जो सिलेबस है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि हम आपकी रीडिंग के हिसाब से बच्चों करा रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो बच्चों प्लेलिस्ट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहें तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा हम इस पूरे के पूरे कोर्स के साथ आपको PDF नोट्स या आप कह सकते हो हार्ड नोट्स प्रोवाइड कराने वाले बच्चों, उसका लिंक भी हम आपको नीचे दे देंगे, किस तरीके से आप बुक बाय कर सकते हो अगर आपकी बाय करना चाहो। और अगर आप हमारी ऐप के थ्रू इस कोर्स को लेना चाहें तो आपको हम नोट्स तो आपको प्रोवाइड करा ही देंगे बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पूरी जानकारी लग गई होगी बच्चों। अगली वाली वीडियो से हम डिस्कस करेंगे वन बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।